नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने हमने ये बात तो सुनी थी कि जब जनता के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई मानव निर्मित आपदा आती है या अन्य किसी प्रकार की आपदा आती है, तो सरकार आकर जनता को राहत देती है, राहत पैकेज की घोषणा करती है, जिससे जो पीड़ित जनता है उसको कुछ राहत मिले। लेकिन मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसा पहली बार देखा जब सरकार एक बहुत ही भारी मुसीबत में फंसी हुई थी और उसको इस मुसीबत से एक आम आदमी ने निकाला अपनी जान देकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर की। और जो मुसीबत में सरकार थी वो मुसीबत बहुत ही भारी थी सरकार के लिए। उसमें सरकार की गर्दन इस प्रकार से उलझी हुई थी कि क्या करें और क्या ना करें। सरकार के हाथ पैर फूले हुए थे और जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, वो तो कोई निर्णय लेने की स्थिति में थे ही नहीं, क्योंकि उनके जो बॉस हैं हरियाणा के सुपर चीफ मिनिस्टर, वो देश से बाहर थे। अब ये मामला सरकार के गले में कैसे फंसा हुआ था वो मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले भी जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे तो भी ये सरकार लगातार एक के बाद एक संकट में फंसती रही है। जब इस सरकार ने सबसे पहले 2014 में शपथ ली थी, तो शपथ लेने के कुछ ही दिन के बाद, मेरे ख्याल या 1 या 2 महीने के बाद ही रामपाल वाला प्रकरण हो गया था। हिसार का जो उसका आश्रम था, वहाँ पर 15 दिन तक पुलिस के और रामपाल के समर्थकों के बीच में मुठभेड़ चली थी और 15 दिन के बाद रामपाल को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद फिर 1 साल छोड़ा, बीच में 2016 में फिर जाट आरक्षण आंदोलन सरकार के गले की हड्डी बना। फिर उसके बाद अगले ही साल 2017 में बाबा राम रहीम वाला मामला फिर सरकार के गले की हड्डी बना। जैसे ही बाबा राम रहीम को सज़ा सुनाई गई, उनके जो समर्थक थे उन्होंने मेरे ख्याल से शायद पंचकुला के अंदर बहुत हिंसा की थी। उसके बाद में फिर 2020-21 के अंदर किसान आंदोलन की वजह से खट्टर सरकार फंसी रही। तो ये जो सारे मामले हुए, ये सारे मामले तकरीबन 4-5 महीने आपको गिनाए, इसमें सरकार को निकलने के लिए एक पतली गली मिल जाती थी। इसमें सरकार ये कह के निकल जाती थी कि ये सारे जितने भी मामले हुए हैं इसमें एक ही जाति के लोग शामिल हैं, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं जाति का एंगल आ जाता था। और सरकार जो है हरियाणा की जनता को ये समझाने में कामयाब हो जाती थी कि क्योंकि इन सारे मामलों में एक ही जाति के लोग इन्वॉल्व हैं और उस जाति के लोगों को दिक्कत ये है कि उनका मुख्यमंत्री नहीं बना, इसलिए वो यदा कदा इस बहाने से नहीं तो उस बहाने से सरकार को परेशान करने के लिए सारी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन इस बार जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद ये जो घटनाक्रम हुआ, जो आईपीएस वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या करी, उससे सरकार की गर्दन कैसे फंसी हुई थी वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो राजनीतिक दल होते हैं, इनको और किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। ये इतनी मोटी खाल के लोग होते हैं कि इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। देश के अंदर कितना भी कुछ नुकसान हो जाए, कितने भी लोग मर जाएं, कितनी भी आपदाएं आ जाएं, दंगे फसाद हो जाएं, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनको फर्क जब पड़ता है जब इनका वोट घटने की मतलब आशंका इनको होती है, चिंता होती है, तो जब वोट घटने लगता है तो राजनीतिक दलों का कलेजा फटने लगता है। और ये जो वाई पूरन कुमार वाला मामला था, ये मामला इस मायने में सेंसिटिव था कि इसमें दलित वाला एंगल आ गया था और उनको ऐसा लग रहा था कि अगर इस मामले को हम हल नहीं कर पाए, जैसे कि वो करते हैं हर मामले को हल कि लंबा खींचो उसके बाद रफा दफा करो, तो हमको बिहार के चुनाव में बहुत नुकसान होगा। क्योंकि और जो मामले होते हैं ना, उसका नुकसान 1 ही 2 राज्यों में होके रह जाता है। लेकिन ये जो मामला था वो ऐसा था कि दलित वाले मामले की गूंज तो पूरे देश में एक समान गूंजती है, हर राज्य में गूंजती है। और अभी बिहार का चुनाव तो बिल्कुल इनके सर पे था और ये निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे कि हमको करना क्या है।
जिस ढंग से वाई पूर्ण कुमार की पत्नी ने इन पे दबाव बना रखा था, और वो डेड बॉडी का ना तो पोस्टमार्टम होने दे रही थी और ना ही क्रिमिनेशन होने दे रही थी। तो उससे सरकार इधर कुआ उधर खाई वाली स्थिति में थी, क्योंकि जिन ऑफिसर्स पर वो एक्शन लेने की मांग कर रही थी वो सारे ऑफिसर इनके चहेते हैं, उन पर ये एक्शन ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन ऑफिसर्स के पास सरकार के बहुत से राज हैं और उन्हीं के सहारे से सरकार अपना काम चला रही थी। इसमें कोई करप्शन मुद्दा नहीं था। करप्शन तो चारों तरफ है, कोई भी अपने को पाक साफ बता नहीं सकता तेरा करप्शन अच्छा मेरा बुरा, ये वाली बात है, या मेरा अच्छा तुम्हारा बुरा। बाकी ना ये दूध के धुले हैं ना वो दूध के धुले थे, करप्ट तो सारे ही थे। बस इसमें बात ये थी कि जो वाई पूर्ण कुमार था ये इनसे तालमेल बिठा के चलने वाला ऑफिसर नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। उसका कारण कुछ और भी था। वो अम्बेडकरवादी था, और अम्बेडकरवादी होने की वजह से उसका इस सरकार से तालमेल बैठ नहीं रहा था। और जब तालमेल बैठ नहीं रहा था, उसके बाद में सरकार ने उसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके गनमैन के ऊपर, और उस एफआईआर में उसका नाम भी आया, उसकी वजह हालांकि करप्शन ही है, लेकिन टारगेट इसीलिए किया गया था कि वो सरकार से हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं था, और इसकी वजह से उसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करी। अब जो दूसरे वाले जो एएसआई थे संदीप लाठर की आत्महत्या का भी यही कारण था, क्योंकि वाई पूर्ण कुमार की जांच संदीप लाठर कर रहा था, और जब उसने देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े ऑफिसर पे गाज गिरनी शुरू हो गई, वाई पूर्ण कुमार की पत्नी के दबाव में आकर, जैसे एसपी नरेंद्र बिजरानिया को ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद शत्रुजीत कपूर जो डीजी है उसको छुट्टी पर भेजा गया, तो उसको ऐसा लगा कि अब मेरा भी नंबर है। जो संदीप लाठर है उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि उसका ज़बरदस्ती बलिदान करवाया गया है। ये सब बातों को मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इसी वजह से डिप्रेशन में आ गया कि जो बड़े बड़े अफसरों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, तो मैं तो एक बहुत ही छोटे रैंक का अधिकारी हूँ, मेरा भी नंबर आएगा। और जो उसके बॉस थे जिनकी वजह से उसने एफआईआर दर्ज की थी और पूर्ण कुमार के गनमैन को गिरफ्तार किया था, उन्होंने भी शायद उससे पल्ला वल्ला झाड़ लिया होगा। इसकी वजह से डिप्रेशन में आकर उसने भी आत्महत्या कर ली। तो जब ये दोनों प्रकरण हुए, मेरे ख्याल से दोनों के बीच में एक हफ्ते का ही फर्क था। मंगलवार को ही एडिशनल डीजी पूर्ण कुमार ने जान दी थी, और अगले मंगलवार को एएसआई ने संदीप लाठर ने अपनी जान दे दी। तो जैसे ही उसने जान दी और जैसे ही उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन वो घोषित करके गया, उसमें उसने खुल के पूर्ण कुमार को भ्रष्ट बताया, और जो डीजी शत्रुजीत कपूर है और एसपी नरेंद्र बिजरानिया उनको क्लीन चिट दे गया। उसके अंदर उसने उसकी पूरी फैमिली को, पूर्ण कुमार की पूरी फैमिली को उसने दोषी अपने डाइंग डिक्लेरेशन में दे दिया। तो जब ये बात उसकी पत्नी को, वाई पूर्ण कुमार की पत्नी को ये बात पता चली कि अब तो उल्टा बात हम पर ही आ गई, क्योंकि दूध के धुले वो भी नहीं है, संपत्ति उन्होंने भी बनाई है, अवैध या वैध जिस भी तरीके से बनाई हो, तो वो भी फिर दबाव में आ गई। उसने भी फटाफट उसके बाद में पोस्टमार्टम भी करवा दिया और क्रीमिनेशन भी हो गया लाश का। तो ये वो, और फिर जो दलित संगठन बार बार सरकार को धमकियां दे रहे थे, कॉल दे रहे थे कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, आपने देखा वो भी एकदम से शांत हो गई। तो इसके अंदर जो एक आदमी था जिसका नाम एएसआई था अपना संदीप लाठर, उसने तो अपनी जान दे दी। उसने किसी भी कारण से दी हो, चाहे डिप्रेशन में आया हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी जान देकर उसने सरकार को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। सरकार की गर्दन फंसी हुई थी, क्योंकि ये मामला ही ऐसा था, दलित वर्सेस सरकार का मामला था, और सरकार को बड़ी राहत मिली जैसे ही अभी उसका क्रिमिनेशन हुआ। उसके बाद सरकार ने एसआईटी वगैरह का गठन कर दिया, और जांच चलती रहेगी। उसका क्या रिजल्ट आएगा ये किसी को नहीं पता, रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन मरते मरते जो एएसआई संदीप लाठर है
उसने सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है, वरना ये दलितों का आंदोलन अगर बड़ा रूप धारण कर लेता तो ये बिहार में भी असर डालता और पूरे देश की राजनीति पर भी इसका असर होता, क्योंकि दलितों का जो मामला होता है बड़ा ही सेंसिटिव होता है। ये तो एक बड़ा ऑफिसर था, उसकी पत्नी भी एक बड़ी ऑफिसर है, इसकी वजह से मामला ज़्यादा ही सुर्खियों में आ गया था। अब सरकार को जो हरियाणा के सुपर चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके घर भी गए थे एएसआई संदीप लाठर के, सभी गए, नायब सिंह सैनी भी गए और लोग भी गए और उनके परिवार को आश्वासन भी दिया है कि आपको हम उनकी बीवी को, पत्नी को, कि हम आपको नौकरी भी देंगे, आपके बच्चों का भी ध्यान रखेंगे, पढ़ाई लिखाई का भी इनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और पूरन कुमार के परिवार पर एफआईआर भी हो गई है और ज़्यादा दबाव बनाने के लिए, और इस मामले को अब न्यूट्रलाइज कर लिया गया है और पूरन कुमार की पत्नी भी डर गई है इस काउंटर एफआईआर से। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकला कि सरकार को एएसआई जो था संदीप लाठर, उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इस मुसीबत से सरकार के हाथ पैर फूले हुए थे तथा सरकार को निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आज के वीडियो का भाइयों मेरा यही निचोड़ है। आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो भाइयों। थैंक्स।